देखो, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको ऐसे कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पर मैं किसी मूवी, किसी इंडस्ट्री, किसी एक्टर, इन सारी चीज़ों पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। और उस चीज़ को लेकर लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही होता है, जहाँ पर कई लोग मेरे ओपिनियन से सहमत होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं और वो अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखते ही लिखते हैं, जो कि बहुत सही बात है। आफ्टर ऑल ओपिनियन के चलते ही आगे जितनी भी सारी चेंजेस होती है हमारी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है हमारे ओपिनियंस को ही लेकर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जिससे लेकर आपका ओपिनियन कुछ भी हो, मुझे उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और वो ये है कि एस राजामौली इज़ करेंटली द बिगेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। और ये कोई बात बनी बनाई नहीं है, ना कोई मिथ है, ना कोई ओवर हाइप बात है। दिस इज़ फैक्चुअल एंड दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। अब मेरे इस बात से कोई एग्री करे या ना करे, मुझे लिटरली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया। और अब जब मैंने वाराणसी का ट्रेलर या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट ट्रेलर या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट टीजर को देखा, मेरा ये जो भी स्टेटमेंट था या फिर कह सकते हैं जो भी ओपिनियन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। एंड यस, देयर इज़ नो वन लाइक एस राजामौली इन दी होल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे ओपिनियन को सुनने के बाद कई लोग जो खुद को बहुत बड़ा सिनेफाइल मानते हैं, वो कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स के नाम लेकर आएंगे जिन्होंने हाँ बेशक बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई होगी, लेकिन वही लोग जब उन डायरेक्टर्स की कोई फिल्म लाइक थिएटर रिलीज होती है तो देखने तो नहीं जाते, लेकिन घर के कंफर्ट में बैठ के उन डायरेक्टर्स की तारीफ जरूर से करेंगे। बट देन देयर इज एस राजामौली, जिनके फिल्मों को लेकर लोगों का किसी भी तरह का ओपिनियन क्यों ना हो, उनकी फिल्में पैन इंडिया में कहर लाती है। एंड विद वाराणसी ही इज अगेन गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री, क्योंकि ये जो सारी भी चीज़ें उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट आर्ट ट्रेलर में दिखाई है, आई एम टोटली शॉक्ड। मैंने इस तरीके का कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले मैंने कई सारे आर्टिकल सुने थे जहाँ पर मैंने ये सुना था कि ये फिल्म पैन वर्ल्ड के तौर पे बनाई जा रही है और इस फिल्म की शूटिंग भी उसी तरीके से की गई है, जहाँ पर हमारा जो लीड कैरेक्टर है जिसे महेश बाबू प्ले कर रहे हैं, वो दुनिया की अलग अलग जगहों पे जाएगा अलग अलग मिस्ट्रीज को सॉल्व करने या फिर कुछ ऐसे राज को ढूंढने के लिए जो आज के वक्त पे भी एक मिथ माना जाता है, जिसे लेकर बहुत सारे फैक्चुअल डेटाज अवेलेबल नहीं है। बट यही चीज़ इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड इसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी का सेट क्रिएट किया गया है। जी हाँ, वाराणसी का एक एक्चुअल सेट क्रिएट किया गया है। और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड यस ऑफ कोर्स महेश बाबू देखने को मिलने वाले हैं। बस इतनी ही खबर मुझे पता थी इस फिल्म के बारे में, एंड इसके अलावा मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि फिल्म किस बारे में हो सकती है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आर्ट ट्रेलर या फिर कहते हैं टीजर को देखने के बाद मुझे इस फिल्म से हद से ज़्यादा होप है। अब ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जो इसके टीजर या फिर कहते हैं ट्रेलर को अगेन AI जनरेटेड या फिर कार्टूनिश एनिमेटेड ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बोल के इस चीज़ को ट्रोल भी कर सकते हैं, नो डाउट। बट फिल्म का स्केल, डायरेक्टर का विजन, उसे इतनी डिटेलिंग के साथ इस चीज़ में मतलब इसके ट्रेलर में दिखा दिया गया है, जिसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ हाइप बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। और हाइप के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड यस, मैं टाइम ट्रैवलिंग वाली चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर के जस्ट बाद आया हैशटैग टाइम ट्रॉटर, एंड इस चीज़ के साथ एस राजामौली ने कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म में हमें टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन टाइम ट्रैवल और इंडियन सिनेमा, ये दो चीज़ें एक लाइन में कभी ठीक से आ नहीं पाई है। भले साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से हमें ऐसी कुछ फिल्में देखने को मिली है जिन्होंने टाइम ट्रैवल वाले इवेंट को भी ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑन अ ग्रैंड स्केल नो, नॉट येट। और सच में ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑडियंस है, एंड वो चाहे तो आज के वक्त पे जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बड़ी से बड़ी मास मूवी बनाने का, जिसमें एक हीरो होगा, उसकी एक बैक स्टोरी होगी, उसका कोई अपना मारा जा चुका होगा, एंड उसके बाद फिल्म में भर भर के वॉयलेंस होगा विथ मेनी एलिवेशन सीन, और उसे पैन इंडियन सिनेमा के नाम पे परोस दिया जाएगा, जो कि हमने रिसेंटली बहुत सारी फिल्मों के साथ देखा है। और ये चीज़ सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर किसी एक दो इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। जवान हो या फिर पुष्पा 2 हो या फिर KGF चैप्टर 2 हो, हमने कई जगहों पर यही सेम चीज़ को देखा है। बट थैंक गॉड एस राजामौली के पास एक ऑलरेडी ऑडियंस होने के बावजूद भी उन्होंने अगेन अपनी आइडिया को और अपनी फील्ड को एक्सपैंड करते हुए इस बार कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का सोचा है जो कि इंडियन सिनेमा में बड़े डायरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अब देखो, एक ऐसा डायरेक्टर है जो एक मक्खी को लेकर मूवी बना सकता है और उस मूवी का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि उस फिल्म के एंड में हम रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो जब उस बंदे के पास इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतने बड़े आइडियाज़ है, इतनी बड़ी टीम है, तब वो क्या क्रिएट कर सकता है उसकी कोई भी हद नहीं होने वाली है।
एंड इसलिए फिल्म को पैन ग्लोबल बनाना एंड फिल्म में टाइम ट्रैवलिंग वाले इवेंट्स को डालना, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनसेन। अब आगे अगर बोला जाए तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मूवी मतलब वाराणसी पार्ट 1 में सीमित नहीं रहने वाली है। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें इसके कॉन्सेप्ट ट्रेलर या फिर टीजर में ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया गया कि इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा या फिर ये फिल्म मल्टीपल पार्ट्स में बनेगी। लेकिन बस आप एक मिनट सोच के देखो कि अगर फिल्म में इतने सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रामायण भी इंक्लूडेड है, वाराणसी जब स्थापित हुई थी उस टाइम के इवेंट्स भी इंक्लूडेड है, एंड उसके अलावा भी कई सारी और भी चीजें हो सकती है जो अभी तक हमें दिखाई नहीं गई है। यस, एंड दैट्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो क्या इतने सारे आइडियाज को एक फिल्म में बनाकर परोस देना पॉसिबल होगा? आई थिंक नो। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि एस.एस. राजामौली पार्ट 2 बनाने में विश्वास नहीं रखते या फिर उनकी फिल्मों के पार्ट 2 बहुत कम ही आते हैं, जहाँ पर एक लौती उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में थी केवल और केवल बाहुबली चैप्टर 1 एंड बाहुबली चैप्टर 2, जो कि डुओलॉजी में आई थी। बट उस चीज़ का हमें कारण पता है, उन्होंने बेमतलब का सीक्वल नहीं बनाया था, एंड इस कारण के चलते मुझे लगता है कि वाराणसी पार्ट 1 तक नहीं रहने वाली है। मतलब वाराणसी एक स्टैंड अलोन फिल्म बन के नहीं रहने वाली है, उसका पार्ट 2 आएगा ही आएगा, एंड इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ बिल्कुल। बट अगर मैं गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यस, पार्ट 2 वाराणसी आएगा। चलो इसके बाद हम इसके ट्रेलर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। अब आखिर मैं कितनी देर और रुकूंगा उसके विजुअल्स के बारे में बात करने के लिए। तो हाँ, हम ये जानते हैं कि इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखाई गई थी उसमें से मैक्सिमम AI से ही क्रिएट की गई है, या फिर कह सकते हैं पूरी तरीके से AI से ही बनाया गया है इसे। बट स्टिल आई एम अमेज्ड, और पता नहीं क्यों इसके कॉन्सेप्ट ट्रेलर को देखने के बाद जो फीलिंग आ रही थी वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, सच में कुछ नया आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि इस बार भी जो एस.एस. राजामौली है वो अपने यूजुअल पैटर्न को अगेन फॉलो करते हुए कुछ ऐसी कहानी को लेकर आने वाले हैं जिसमें हमें सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, बस इस वक्त कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बट हाँ, मैं इस चीज़ को भी लेकर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म देना ही चाहूँगा कि फिल्म के रिलीज़ होने में अभी लगभग 2 साल का वक्त बाकी है, एंड जैसा हम जानते हैं फिल्म की शूटिंग भी चली रही है, तो ऐसा कोई इवेंट करवाना ज़रूरी तो नहीं था। वो केवल एक ट्रेलर मतलब कॉन्सेप्ट ट्रेलर को यूट्यूब पे डाल के छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया। मतलब जो मैनेजिंग टीम है, जो फिर कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट करवाया इसके लॉन्च के लिए, जिसका बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। सबसे पहला तो फिल्म की हाइप को बढ़ाना, एंड दूसरा कि जिन भी प्रोड्यूसर्स ने फिल्म में पैसे लगाए हैं उनके तरफ से थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा ही रहेगा कि उनकी फिल्म किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। सो इन ऑर्डर टू सी सम ऑडियंस रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं फिल्म की मार्केटिंग को बहुत पहले ही से शुरू करने के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो। आफ्टर ऑल पैसे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बट एट द एंड बात कोई भी हो, दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब आगे हम इतनी दूर आ ही गए हैं, तो इसके ट्रेलर में हमें जो म्यूजिक सुनने को मिला था उसके बारे में बिना बात किए मैं कैसे जा सकता हूँ। तो हाँ, विजुअल्स के साथ साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ इसके पूरे ट्रेलर में थी वो था इसका म्यूजिक, एंड थ्रू आउट द रनिंग टाइम, मतलब 3 मिनट और जितने सेकंड का इसका ट्रेलर था, आई फेल्ट गूज़बम्प्स ऑल अलोंग, और ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग थी। जहाँ पर इस ट्रेलर में मुझे कई सारे विजुअल्स बहुत अच्छे लगे, जैसे ओपनिंग में वाराणसी का शॉट, उसके बाद उल्टा पेन का गिरने वाला शॉट, अंटार्कटिका का शॉट, ये सारी चीज़ें। लेकिन पूरे ट्रेलर में जो सबसे हाईलाइटेड शॉट रहा या फिर विजुअल रहा वो था लंका का ये वाला शॉट, जहाँ पर हनुमान जी के पूंछ पर एक रथ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन उसके बाद जो आया, मतलब लिटरली इसके बाद जो आया, मैंने किसी भी वे में उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम तक भी। मतलब हाँ, मैं समझ रहा था कि हमें हनुमान जी देखने को मिले हैं और ये लंका का ही दृश्य है, तो ऑब्वियसली हमें भगवान राम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन भगवान राम को उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो बाय गॉड एब्सोल्युटली स्टनिंग था। मतलब वानरों की पूरी एक सेना एक बहुत बड़े विशाल मॉन्यूमेंट के शेप में खुद को ऊपर ले जाई जा रही है, और उसके सबसे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं भगवान श्री राम। एंड यस, बस वहीं पर मैं बिल्कुल हार गया। भले उसके बाद भी हमें कुछ और बहुत ही सुंदर विजुअल्स देखने को मिले, बट मेरे दिमाग में अभी तक वो शॉट घूम रहा है, एंड मुझे अभी भी नहीं आइडिया कि आखिर ऐसे राजामौली क्या बना रहे हैं, व्हाट ही इज डेली कुकिंग। वेल, उसके लिए तो हमें मूवी का वेट करना ही पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कम से कम एक प्रॉपर ट्रेलर का तो वेट करना ही पड़ेगा, जहाँ पर उस फिल्म के बारे में हमें कुछ और आइडियाज़ मिल सके। पर तब तक हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड नथिंग एल्स। तो वेल, अगर बोलूँ तो एट द एंड यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इसके कॉन्सेप्ट ट्रेलर या फिर कह सकते हैं टीजर को लेके, जो कि यस नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
एंड आई एम ऑल इन फॉर वाराणसी। पर अब हम देखते हैं कि आगे इस फिल्म के और प्रमोशनल मटेरियल्स हमें कब देखने को मिल सकते हैं, एंड तब तक के लिए हम बस वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। पर चलो, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर समझना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।